नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हो रही थी और अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 60 तक प्रॉपर जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति संबंधित और जो प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है ना। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे बढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 52 की अगर बात करिएगा तो अनुच्छेद 52 ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियों का जो है वह स्वामी होगा राष्ट्रपति, और वह इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों यानी प्रधानमंत्री और साथ ही साथ मंत्रिमंडल के सहयोग से करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करता है। और वही अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 55 की अगर बात करिएगा तो उसमें निर्वाचन पद्धति यानी निर्वाचन रीति क्या है वो आपको ध्यान देनी होगी, है ना, उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल आपका आता है और निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। 3 तरह के मेंबर होते थे स्टार्टिंग में, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि इन सभी के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 17वां संविधान संशोधन आपका होता है और इस संविधान संशोधन के बाद दिल्ली और पांडिचेरी इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी जो है इसमें शामिल कर लिया जाता है ना। 55 में आपकी निर्वाचन पद्धति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। अनुच्छेद 57 यह प्रावधान करता है कि भारत का राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है। मतलब जैसे अमेरिका में एक बाउंडेशन दे दी गई है कि दो बार के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर धारण नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति पद को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात करता है और साथ ही साथ अनुच्छेद 58 की बात करिएगा तो अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक अर्हताएं जो हैं या आवश्यक योग्यताएं हैं इनका उल्लेख किया गया है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए और साथ ही साथ किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, है ना। प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, साथ ही साथ संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी भी मंत्री का जो पद होता है वह लाभ के अधीन नहीं माना जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जाती है और यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होते हैं वो पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। तो इतनी चीजों पे जो है लास्ट क्लास में आपकी प्रॉपर चर्चा हो गई है ना। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना होगा, 2 चीजें यहाँ पे आपको नोट करने वाली होगी। पहली चीज, जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है राष्ट्रपति पद के लिए उसके लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है, एक सीमा दी गई है। क्या है? पहला आपका है कि जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसके 50 प्रस्तावक और साथ ही साथ 50 अनुमोदक होने चाहिए, है ना। राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों में से कोई भी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि दोनों अलग अलग होने चाहिए। जो 50 प्रस्तावक हैं उनके अतिरिक्त 50 अनुमोदक आपके होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो प्रस्तावक है वह अनुमोदक की भूमिका में नहीं रह सकता है। एक तो ये सीमा याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। और पहले जो है ये स्टार्टिंग में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का क्राइटेरिया था। बाद में इसको चेंज किया गया, संशोधन हुआ और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की भूमिका में आप किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे हुआ ये कि यदि कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है और डाले गए कुल वोट का, है ना, कुल डाले गए कुल वैध मतों का 1/6
नहीं प्राप्त करता तो उस कंडीशन में क्या है, जो राष्ट्रपति पद की जमानत राशि है, जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, जमानत राशि जब्त हो जाएगी। और यहाँ पे यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि जमानत राशि राष्ट्रपति पद के लिए कितनी होती है, तो 15,000 है ना, 15,000 रुपए जो है इंडियन रुपीज, ये जो है आपके राष्ट्रपति पद की जमानत राशि है। और यदि कोई उम्मीदवार डाले गए राष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त कर पाता है तो ये राशि उसकी जब्त कर ली जाती है। तो ये आपको क्राइटेरिया याद रखना होगा। दो चीजें, पहली चीज 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए उस व्यक्ति के लिए, और साथ ही साथ डाले गए कुल वैध मतों का 1/6, ये भी डाटा याद रखिएगा कि जितने वैध मत आपके पड़ रहे हैं उसके 1/6 जो उस उम्मीदवार को मिलना चाहिए। भले ही वो हारे अथवा जीते वो अलग बात है, लेकिन 1/6 उसका न्यूनतम मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, चलिए आगे चला जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं ना। ओके, अब देखिए अनुच्छेद 60 तक आपको क्लियर हो चुका था। अगला जो अनुच्छेद आपका आता है अनुच्छेद 61, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि राष्ट्रपति का टॉपिक से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ये अनुच्छेद निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, क्या है ये, यदि कोई राष्ट्रपति या कोई ऐसा उम्मीदवार जो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो चुका है और वह संविधान में दिए गए उपबंधों का अवहेलना करता है या उसका विरोध करता है, विरोध का मतलब है कि उससे ऊपर हट के कार्य करता है, संविधान से अलग, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उस कंडीशन में जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में ये कहा गया है कि संविधान राष्ट्रपति को उसके पद से पहले, मतलब उसका जब कार्यकाल खत्म होने वाला है उससे पहले, पद से पहले, कार्यकाल के पहले ही जो उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और वह प्रक्रिया क्या होगी, महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई, ये आपसे पूछा जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। महाभियोग की प्रक्रिया एक अन्यायिक प्रक्रिया है। किसी भी, देखिए 2 सदन आपके होते हैं ना, क्या होता है इस प्रक्रिया में, इसको देखते हैं। एक तो आपका है लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। ठीक है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह किसी भी सदन से स्टार्ट की जा सकती है, चाहे लोकसभा से और चाहे राज्यसभा से। यदि कोई व्यक्ति संविधान का अतिक्रमण, यदि कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हुए पाया जाता है तो यह जरूरी है कि जिस राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जानी है या जिस सदन में शुरू की जानी है उस सदन के 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित सूचना जो है वह 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को प्रेषित की जानी चाहिए, है ना। राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। यदि ऐसा आभास होता है कि कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, नियमों का अतिक्रमण कर रहा है, तो उस कंडीशन में जिस सभा में, या तो लोकसभा में इसकी स्टार्टिंग होगी या फिर राज्यसभा में होगी, जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत होती है वहां से ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। और उस लिखित सूचना में
उस सदन के 1/4 सदस्य क्या होते हैं, लिखित रूप में अपना हस्ताक्षर करते हैं और कहते हैं कि हाँ इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। तो ये सूचना कितने दिन पहले देना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को आप क्या करते हैं, लिखित इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि हाँ आपके खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया शुरुआत हो सकती है ना। दूसरी चीज, कितने सदस्य मेंबर इसमें जो है सिग्नेचर करते हैं, तो उस सदन के 1/4 सदस्य जितने आपके मेंबर होंगे उसके 1/4 मेंबर क्या होंगे, लिखित हस्ताक्षर इस पे करेंगे, है ना। 14 दिन के बाद आपकी महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हो रही है, राज्यसभा से हो रही है। अगर राज्यसभा से हो रही है तो सबसे पहले ये प्रस्ताव आपका कहाँ पे जाता है, राज्यसभा में जाता है। और यदि इस प्रस्ताव को राज्यसभा 2/3 बहुमत के साथ पास कर दे, है ना, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत के साथ पास कर दे कि हाँ राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए, तो उस कंडीशन में जो है जब पास हो जाता है तो यही प्रस्ताव कहाँ पे जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, यानी लोकसभा में जाएगा। और यहाँ भी अगर 2/3 बहुमत के साथ जो है लोकसभा भी इस प्रस्ताव को पास कर दे कि हाँ जो राष्ट्रपति है संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका दोनों जगह से 2/3 बहुमत से पास हो गया, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया आपकी पूर्ण समझी जाती है। और उसी दिन के बाद जो राष्ट्रपति का पद होता है वह रिक्त समझा जाता है ना। तो ये आपकी पूरी महाभियोग की प्रक्रिया है। और इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो आप बता दीजिएगा अनुच्छेद 61 में, है ना। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देने वाली होगी कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश, चाहे आपातकाल की कंडीशन हो, चाहे मृत्यु हो गई हो, चाहे महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो, तो उस पद को अधिकतम 6 माह में भर लिया जाना चाहिए किसी भी अवस्था में। चूंकि राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है, अतः यह आवश्यक है कि किसी भी स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हुई किसी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति जो है उस पद को ग्रहण करेगा। और अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है तो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, वह राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेगा। अगर मान लीजिए जो आपका पद खाली होता है तो अधिकतम 6 महीने में क्या होगा, आपका पुनः निर्वाचन होगा, पुनः चुनाव होगा और एक नए राष्ट्रपति की उस पर विराजमान होंगे, है ना। तो ये पूरी कहानी है महाभियोग की प्रक्रिया की। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिकी संविधान से, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 बता दीजिएगा। परीक्षा दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। ये तो रही बात अनुच्छेद 61 की। अब आइएगा, एक अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 72, और यह अनुच्छेद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी कई एग्जाम में आपसे पूछा गया है। क्षमादान की शक्ति, है ना, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है। ये कोई ऐसा कोई दुर्दांत अपराधी है जो कई न्यायालयों से सजा पा चुका हो, और सजा भी कैसी, मृत्युदंड की। हाई कोर्ट से भी पा चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी पा चुका है। उसके पास एक ऑप्शन रहता है। ऑप्शन क्या रहता है कि वह अंतिम विकल्प के तौर पे भारत के राष्ट्रपति को पत्र प्रेषित कर सकता है अपनी क्षमादान करने के लिए, अपने मृत्युदंड को माफ करने के लिए। और भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह अनुच्छेद 72 के तहत, 72 याद रखिएगा, 72 के तहत जो है वह उस व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है। ये
अधिकार दिया गया है भारत के संविधान के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को। तो ये अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि अभी तक इस तरह की घटनाएं या भारतीय इतिहास में ऐसी कोई घटना अभी तक हुई नहीं है। आमिर अजमल कसाब का आप उदाहरण अगर देखें, 2009 में जो मुंबई में आतंकवादी गतिविधियां हुई थी उसमें एकमात्र ऐसा आतंकवादी था जो कि बचा रह गया था, जीवित आतंकवादी था। काफ़ी समय तक जो है उस पर केस चला था और उसने भी जो है राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को माफ़ करने के लिए एक अर्जी दी थी, लेकिन बाद में वह खारिज कर दी गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 की बात करिएगा तो अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह महान्यायवादी कह लीजिएगा या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, है ना। 72 में क्षमादान आपका है और अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद भी है ना। केंद्र सरकार का सर्वोच्च न्यायिक सलाहकार होता है, यानी किसी कानूनी मामले में केंद्र सरकार को या संघ सरकार को अगला स्टेप कौन सा लेना है इसकी सलाह महान्यायवादी देता है। कानूनी सलाहकार कह लीजिएगा, विधिक सलाहकार कह लीजिएगा, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। और किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। चलिए इसके बाद आइएगा तो एक अनुच्छेद आपका है भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड, अनुच्छेद 85। और अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अधिकार होता है लोकसभा को भंग करने का, सत्रावसान और साथ ही साथ भंग करने का अधिकार जो है लोकसभा को होता है, सॉरी राष्ट्रपति को होता है। लोकसभा का सत्रावसान और साथ ही साथ भंग करने का अधिकार, है ना। हालांकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्य स्थिति में 5 वर्षों का होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यदि प्रधानमंत्री सलाह दे, प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा को 5 वर्ष से पहले यानी समय से पहले भी क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, खत्म कर सकता है, भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की यहाँ पे मंजूरी होनी चाहिए। हालांकि इस संविधान में लिखा गया है कि ये अधिकार आपका राष्ट्रपति का है, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो बिना प्रधानमंत्री के या मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85 याद रखिएगा, है ना। भंग करने का अधिकार आपका 185 में है। और यहीं पे अगर बात करिएगा तो अनुच्छेद 108 लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है ना। किसी मुद्दे पर मान लीजिए चर्चा चल रही है, कोई विधेयक है ना, लोकसभा में अलग पार्टी है और राज्यसभा में अलग है, दोनों में मतभेद है, तो दोनों को संयुक्त रूप से मीटिंग बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। और किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 108 याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अधिकार संयुक्त बैठक का बुलाने का राष्ट्रपति को होगा, लेकिन जो अध्यक्षता करेगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 111 के तहत अनुच्छेद 111 यानी 111 जो है वीटो पावर, है ना। हालांकि वीटो पावर शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति, निषेधाधिकार कहा जाता है। 3 तरह की वीटो शक्तियां होती है राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 11 में वर्णित है ना। किसी विधेयक को पास करना है, उस पर हस्ताक्षर करना है अथवा नहीं करना है, ये अधिकार राष्ट्रपति का होगा। 3 तरह की शक्तियां होती हैं, प्रॉपर उस पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 111 याद रखिएगा, वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। और
23 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी है। तो 123 भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और यहीं पे एक क्वेश्चन लास्ट में सबसे अंत में जो अनुच्छेद इससे रिलेटेड आपका आता है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में, तो वो आपका है अनुच्छेद 143। और 143 के तहत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि किसी मामले पर राष्ट्रपति चाहे तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे सलाह ले सकता है, कानूनी सलाह हो, चाहे विधिक सलाह हो, चाहे कैसी भी सलाह हो, परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। तो अनुच्छेद 143 है ना। तो कुछ अनुच्छेद हमने आपको कल बताए थे, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 60 तक, वो 7-8 अनुच्छेद आपके इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो यहाँ पे है, जो हमने अनुच्छेद 72 से लेकर अनुच्छेद 143 तक बताए हैं, ये जितने भी अनुच्छेद है राष्ट्रपति से रिलेटेड, पिछले 10 वर्षों के एग्जाम में इनको ध्यान रखिएगा। यदि राष्ट्रपति का टॉपिक अगर टच किया गया है तो इन अनुच्छेदों से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनको इग्नोर मत करिएगा, इनकी एक लिस्ट बनाइएगा, है ना। और साथ ही साथ एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप मुझे बताएंगे कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को सूचना